नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा आतंकवादियों से संबंध रखने के आरोप में 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के फैसले पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी और उसके विरोधियों के बीच यानी विपक्ष के बीच बड़ी राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी विपक्षी पार्टियों ने कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर सवाल उठाए हैं, इस पर तनकीद की है। बर्खास्तगी पर उमर अब्दुल्लाह का कहना है कि सभी को अपना बचाव करने का मौका दिया जाना चाहिए। वहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नए कर्मचारियों की भर्ती करने की तुलना में ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त करके एक तरह का नया रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि बीजेपी ने इस कार्रवाई का पुरजोर बचाव किया है। पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि आतंकवादियों से संबंध रखने वाले सभी कर्मचारियों को सिस्टम से बाहर कर देना चाहिए। जो उन लोगों के खिलाफ इल्जाम लगे वो सही लगे या गलत, लेकिन हर किसी को अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिलना चाहिए। कानून भी ये कहती है कि जब तक कि न आपको गुनहगार साबित किया जाए आपको बेगुनाह समझा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ये एक सिलसिला चला है जहां के लोगों को बिना ये साबित किए हुए कि उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, उनको एक कागजी ऑर्डर के तहत जो है नौकरियों से निकाला जाता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि निज़ाम बदले तो ज़रूर इस पे दोबारा सोचा जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म पे, वो प्रोसेस चल रही है। और आप देख रहे हैं कश्मीर में जहां तक पिछली गवर्नमेंट का ताल्लुक था, ये बहुत पहले होना था। तो आज तक जो टेररिज्म कश्मीर में चल रहा था या चल रहा है, उस पर काबू किसी हद तक पाया जा सकता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वक्त में नहीं किया और न ही पीडीपी ने अपने वक्त में किया। एक निसारुल हसन और उसके साथ एक पुलिस कांस्टेबल और भी 1-2 लोग हैं जिन पे कार्रवाई हुई है। ये इस बात को दर्शाता है कि जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी। देखिए, बहुत पहले कह चुके हैं हम, टेररिज्म के बड़े पैटर्न कश्मीर में हुआ थे, कभी हाइब्रिड की सूरत में। और जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर में रह के स्टेट गवर्नमेंट का तनख्वाह हासिल करके टेररिज्म चलाती थी, उन पर भी कार्रवाई करनी बहुत जरूरी थी। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 4 सरकारी मुलाजमीन पर, 4 सरकारी लोगों पर एक तरह से कार्रवाई की गई है, इस पर अब बयानबाजी छिड़ गई है। कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर राजनीति देखने को मिल रही है। खासतौर से विपक्षी जो पार्टियां और बीजेपी के दरमियान इस पर एक तरह से तकरार बढ़ी है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमान का आपसे मैं तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ शेख नासिर हैं जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं पीडीपी के, और कुछ देर में बीजेपी के लीडर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। शेख नासिर जी, आपका बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है JKLH न्यूज़ 18 और महासंग्राम में। शेख नासिर जी, इस कदम को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि जो इंतजामिया है वो ये कह रहा है कि जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, जिन्हें बर्खास्त किया जा रहा है, उनके दरअसल ताल्लुकात मिलिटेंट से हैं, उनके ताल्लुकात आतंकवादियों के साथ हैं, इस वजह से ये कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से ऐसा होता जा रहा है कि बहुत सारे मुलाजिमों को जो है नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है इस इल्जाम पर कि उनके ताल्लुकात जो है वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ है, या यूं कहिए कि आतंकियों के साथ उनके संबंध है। और इसके चलते बहुत सारे मुलाजमीन को जो है नौकरी से बर्खास्त किया गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है कि जब किसी शख्स पे कोई इल्जाम लगता है, कोई एफआईआर लगती है या उसकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर के कोई खबर सामने आती है, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर ट्रायल होता है। देखिए, देश में अदालतें, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां कानून की बालादस्ती है, जहां अदालतें हैं, जहां कवानीन है। और अदालतें इसलिए बनाई गई हैं कि अगर किसी भी शख्स पर कोई इल्जाम लगाया गया हो, उसे अपना पक्ष रखने का एक मौका मिलेगा। और कानून भी यही कहता है कि हर इंसान को अपनी सफाई पेश करने का भरपूर मौका दिया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि किसी भी इंसान के खिलाफ कार्रवाई उसे सुने बगैर नहीं की जानी चाहिए। तो अदालतें हैं, अदालतों में ट्रायल होता है। अगर किसी पे इल्जाम है तो उसका ट्रायल बाकायदा तौर पर अदालत में चलेगा, और अगर ट्रायल के बाद उसे मुजरिम साबित किया जाता है, यानी उस पर लगा हुआ आरोप साबित होता है, तो उसके बाद कार्रवाई बनती है।
लेकिन ऐसा देखा गया है कि अभी ट्रायल होना बाकी होता है, अदालतों में मुकदमे होते नहीं है। महज एफआईआर लगी या किसी की इन्वॉल्वमेंट को लेकर के कोई इस तरह के एलिगेशंस लगे, आप उसे नौकरी से निकाल देते हैं। इसे हम प्री ट्रायल पनिशमेंट कहते हैं, जो कि कानून की नजर में बहुत ही मैं समझूंगा एक बहुत ही बड़ा एक गलत फैसला रहता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप इस तरह के इल्जाम किसी पर लगाते हैं तो उसे अपनी सफाई रखने का, अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए, या फिर ऐसा किया जाए कि देश की सभी अदालतें बंद कर दो। अगर सिर्फ एफआईआर लगने से या एलिगेशन लगने से ही आप उसे मुजरिम साबित करते हैं, फिर इतनी अदालतें, इतने जजेस, इतने वुकला, इतना सब कुछ, जुडिशरी एक बहुत बड़ा महकमा है, उसे बंद कर दिया जाना चाहिए। फिर तो महज एलिगेशन लगने के बाद आप कार्रवाई करते रहे। आप मुझे बताइए हुरैरा साहब, अगर कल को इन लोगों के ट्रायल कोर्ट में चले और अदालत में इन पर लगे हुए आरोप साबित नहीं हुए, ये बेकसूर साबित हो गए, उस सूरत में इंतजामिया क्या करेगी? उस सूरत में सरकार क्या करेगी? क्या इनको जो नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? तो मेरा ये मानना है कि ये जो बाकी लोगों पर एक खौफ दहशत का माहौल बनाने की कोशिश मरकजी सरकार कर रही है, वो उसका एक कदम है, उसका एक पहलू है। हकीकत में लेकिन नासिर साहब, अगर इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन कोई कदम उठा रहा है, सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है, तो सरकार तो पहले इसकी जांच पड़ताल करती होगी, छानबीन करती होगी, उसके बाद ही इस तरह के कदम उठाए जाते होंगे। हवा में तो कोई कार्रवाई नहीं होती होगी। देखिए, जब भी अदालत में कोई चालान पेश होता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस तो दिन में हजारों चालान कोर्ट में पेश करती है। पुलिस तो अपनी जगह से उसको एस्टेब्लिश करके कोर्ट में लेती है, लेकिन असल जो ट्रायल होता है वो कोर्ट में चलता है। और कोर्ट उसके बाद अगर उस शख्स को बरी करार देती है तो इसका मतलब यह है कि हमें कोर्ट पर एतबार ही नहीं है, हमें कोर्ट और कानून की बालादस्ती पे कोई एतमाद ही नहीं है। हम खुद ही, वो कहते हैं ना कि खुद ही मुस्तगीस, खुद ही पुलिस और खुद ही जो है हम मुंसिफ बन करके फैसला करेंगे, तो वो शख्स जिसके ऊपर आरोप लगा है, जिसकी जिंदगी का फैसला उस आदमी के साथ, उसका परिवार जुड़ा है, फैमिली जुड़ी, उस परिवार की रोजी रोटी का सवाल है, आप उसे बगैर सुने बर्खास्त करते हैं, तो इससे कहां का इंसाफ है? मुझे लगता है कि ये इंसाफ का ही कत्ल है। नहीं, बीजेपी तो कह रही कि हमारे यहाँ देखिए दहशतगर्दों और दहशतगर्द से जो जुड़े हुए हैं, उनके जो मुआविन हैं, उनके जो साथी हैं, उनका जो सपोर्ट करते हैं, उनके लिए जीरो टॉलरेंस है। कोई उनके लिए रहम की गुंजाइश नहीं है जो बढ़ावा दे रहे हैं आतंकवाद को, क्योंकि जम्मू कश्मीर पिछले 50 सालों से आतंकवाद से एक तरह से जूझ रहा है और अब जम्मू कश्मीर को आतंकवाद के इस बिदत से बाहर निकालना है। तो ऐसे सख्त कदम तो उठाने पड़ेंगे, सख्त फैसले तो लेने पड़ेंगे। हम कोई आतंकवाद की यहाँ सिफारिश या वकालत नहीं करते, हम भी आतंकवाद के खिलाफ है। हम भी जम्मू कश्मीर अमन चाहते हैं और मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश या मुल्क दुश्मनी का कोई भी इस तरह की कार्रवाई, हम भी उसके सख्त खिलाफ है। लेकिन अदालतें किस लिए हैं? सिर्फ इल्जाम लगने से अगर सरकार ये कहती कि हम ठोस से ठोस कदम उठाना चाहते हैं, फिर अदालतों का क्या काम है? फिर चालान आप क्यों अदालतों में पेश करते हैं? यहाँ हमारे देश के बड़े बड़े मंत्रियों पर इल्जाम लगते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होते हैं, उसके बावजूद आप उनको नहीं हटाते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि कोर्ट में इसका फैसला होगा। जब आप पार्लियामेंट या असेंबली के लिए चुनाव लड़ने के लिए लोगों से पर्चे हासिल करते हैं तो पर्चे पर लिखा होता है कि आप कन्विक्ट तो नहीं हुए। जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया है वो एक्यूज्ड हैं, दे आर नॉट कन्विक्टेड। और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जिसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं, वो यही कहता है नोबडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू बी हर्ड। उसको सुने बगैर आप फैसला नहीं कर सकते हैं। ये तो सीधा सीधा कानून की खिलाफ वर्जी है। और मुझे ये लगता है कि इस तरह की एकतरफा कार्रवाई से जो है हालात सुधरने वाले नहीं हैं। तो जिन लोगों पर नासिर साहब कार्रवाई हुई है, तो अब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उनके लिए तो एक ऑप्शन है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कार्रवाई जिस इल्जाम पर हुई है, पहले वो तो अदालत में साबित हो, उसके बाद वो लोग कहेंगे हमारे साथ गलत कार्रवाई हुई है। पहले कार्रवाई जिस इल्जाम पर, हाँ, अगर उन्हें अदालत ने सजा याफ्ता करार दिया, उन पर लगे इल्जामात साबित हुए, उसके बाद कार्रवाई करिए, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन कानून के पास ट्रायल का जो मौका दिए बगैर, अपना पक्ष रखे बगैर आप, मैं यही कह रहा हूं कि इंतजामिया अगर कार्रवाई कर रहा है तो जांच पड़ताल करके ही कर रहा होगा। हर किसी को तो इंतजामिया हर किसी को तो बर्खास्त नहीं कर रहा है, हर किसी को तो जॉब से नहीं निकाल रहा है। तो पहले जांच पड़ताल होती होगी, जो शक के दायरे में आते होंगे। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में बहुत बड़ा फर्क है। इन्वेस्टिगेशन आप किसी को मुजरिम साबित नहीं कर सकते, मुलजिम साबित कर सकते हो। मुलजिम का मतलब यह है कि उस पर इल्जाम है।
इन्वेस्टिगेशन एक इंसान को मुलजिम साबित करती है, हाँ इस पर इल्जाम है, लेकिन ट्रायल के बाद उसे मुजरिम साबित किया जा सकता है या बेकसूर साबित किया जा सकता है। आप इन्वेस्टिगेशन से ही किसी शख्स को मुलजिम नहीं मुजरिम साबित करते हो, जो सीधा सीधा कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रायल किए बगैर किसी को सजा देना कानून की नजर में बहुत ही गलत है, और मुझे लगता है कि सरकार को जल्दबाजी किए बगैर इन लोगों को ट्रायल में लेना चाहिए, और अगर ट्रायल में इन पर इल्जामात साबित होते हैं उसके बाद कार्रवाई करिए। अगर कल को अदालत से ये लोग बाइज्जत बरी होते हैं तो उस सूरत में सरकार क्या ये अंडरटेक करेगी कि वो जितना भी नुकसान इन लोगों का हुआ है या इनके परिवार का हुआ है, किसी के बच्चे कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं, जब उनके वालिद या उनके घर का जो वाहिद एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, जब आप उसकी रोजी छीनते हो, उन बच्चों के मुस्तकबिल पर जो फर्क पड़ता है, क्या सरकार उसका खमियाजा भुगतेगी अगर कल को वो बेकसूर साबित हुए? तो सीधा सीधा सवाल ये बनता है कि आपको अदालत पर अगर यकीन है, अदालतों पर अगर एतमाद है, अपने कानून पर एतमाद है, अगर आपको वाकई में लगता है हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां हर इंसान को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए, तो बेहतर यही रहेगा कि आप ट्रायल कीजिए। नासिर साहब दूसरी तरफ बीजेपी ये भी कह रही है कि अगर पहले की सरकारों ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, ये जो सरकारें थी, इनके दौर में अगर इस तरह के लोगों की पहचान की गई होती, इस तरह के लोग जिन्होंने दहशतगर्दों का सपोर्ट किया है, इनके ऊपर कार्रवाई हुई होती, तो शायद दहशतगर्दी को इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं मिला होता। लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अबू हुरैरा साहब, माजी में अगर देखें पिछले 4-5 सालों में बहुत सारे लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। हालात कितने बदले हैं? लोगों को नौकरी से बर्खास्त करने से हालात सुधरने वाले नहीं हैं। हमें लोगों के दिल जीतने हैं, और सही और गलत के दरमियान जो फर्क है वो लोगों को बताना है। आप किसी की नौकरी छीनोगे और उसके बाद कहोगे कि हालात ठीक होंगे, बल्कि आप एक शख्स के साथ साथ एक कुंबे को सड़क पर लाते हो तो हालात कहां से सुधरने वाले हैं? और आप कानून को एक तरफ रखकर, अदालतों को बालाए ताक रखकर खुद ही आप मुस्तगीस भी बने, खुद ही आपने इन्वेस्टिगेशन भी की और खुद ही आप सजा भी देते हैं, तो कहां से कहा जाएगा कानून की बालादस्ती है? अगर कोई भी नहीं, लेकिन नासिर साहब, अगर कोई इस तरह के शख्स हैं तो क्या उन्हें उनकी जॉब में रखा जा सकता है? वो सरकारी नौकरी के लायक हैं? एक तरफ आप दहशतगर्दी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, दहशतगर्दों का भी सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर आपको सरकारी नौकरी भी मिले, तो क्या ये ठीक है? हाँ, मैंने शुरुआत में कहा अगर कोई शख्स वाकई में इस तरह की कार्रवाइयों में, इस तरह के जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलविस पाया जाता है और अदालत उसे मुजरिम करार देती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देश की सिक्योरिटी और भाईचारे को लेकर, देश को लेकर के, मादरी वतन को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ये मैं इस बात को बेटोक होकर कहता हूं, लेकिन साथ ही साथ किसी को सुने बगैर आप उसके खिलाफ सजा सुनाते हैं और उसके अपने पक्ष रखने का मौका नहीं देते, ये भी कानून की खिलाफ वर्जी है। अगर कोई शख्स वाकई में अदालत उसे कसूरवार साबित करती है, उस पर लगे हुए इल्जामात साबित होते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अदालतों में लिए जाने बगैर ही आप महज इन्वेस्टिगेशन पर ही आप उसे नौकरी से बर्खास्त करते हैं, तो ये मैं समझता हूं कि एक कानून का जो है गलत इस्तेमाल है, और मैं कहूंगा इसे एक मिसकैरेज ऑफ लॉ कहते हैं। ये कानून की खिलाफ वर्जी है और ऐसा गलत संकेत जाता है सोसाइटी में। बेहतर ये रहेगा अगर आपने किसी पर इस तरह के इल्जाम लगाए, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दीजिए और लोगों को बताइए कि यहाँ बगैर सुनवाई के, बगैर किसी को पक्ष रखे सजा नहीं दी जाती। इस तरह की कार्रवाई करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं ये जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है। आप सिर्फ और सिर्फ डर और खौफ का जो माहौल पैदा करना चाहते हैं, ये उसकी एक कड़ी है। मुझे नहीं लगता इससे हालात सुधरने वाले, बल्कि इस तरह की कार्रवाई से हालात और खराब होते हैं, क्योंकि लोग आपके खिलाफ बदजुन होते हैं। जी शेख नासिर साहब, क्योंकि आपने कई सवाल उठाए और अपोजिशन भी लगातार इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, इसके जवाब तो जाहिर सी बात है कि इंतजामिया को देने हैं, इसके जवाब बीजेपी को देने हैं, क्योंकि बीजेपी इसका सपोर्ट कर रही है और बीजेपी कह रही है कि हमारे यहाँ आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस है, और ऐसे में जो उनका सपोर्ट करेंगे उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा, और ऐसे लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवाद के साथ शामिल हैं, उनके साथ इसी तरह की कार्रवाई होती रहेगी, ताकि दहशतगर्दों के जो सपोर्टर्स हैं उन पर एक तरह से दबाव बन सके और दहशतगर्दों पर एक तरह से दबाव बन सके। बीजेपी से हमारे साथ कोई लीडर नहीं शायद जुड़ पाया, वरना आपके सवालों का जवाब नासिर साहब उनसे जरूर लिया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया शेख नासिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पिछली सरकार ने 2022-23 में 14,000 करोड़ रुपयों का कर्ज लिया था। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद केंद्र सरकार ने 1780 करोड़ रुपए की कटौती की और कर्ज लेने की सीमा भी कम कर दी, जो सिर्फ आरबीआई का एकमात्र अधिकार है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को आरबीआई के उच्च अधिकारियों के सामने उठाएंगे। इस बीच भाजपा ने इस आरोप को बेबुनियाद करार दिया है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले उनकी सरकार ने 2 साल में 6,000 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने तो 11 महीनों में ही 12,000 करोड़ का लोन ले लिया है। 6 महीने हिमाचल प्रदेश में सरकार ने इस बात को लेकर के रोते रोते गुजार दिया कि ऋण लिया है, लोन लिया है, लोन लिया है। अरे हमने तो 2 सालों में 6,000 करोड़ रुपए लोन लिया था। आपने तो अभी 12 महीने होने वाले हैं, 1 साल होने वाले हैं, 12,000 करोड़ रुपए ऋण लिया। तो मालूम पड़ा, हम छत्तीसगढ़ गए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हिमाचल के चुनाव के उस वक्त के प्रभारी थे, तो अपने भाषणों में जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अभी 1 साल सरकार का पूरा हुआ नहीं और 10 की 10 गारंटियां पूरी कर दी। सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। जब भारतीय जनता पार्टी की पिछली जयराम सरकार थी, 2022-23 में उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। हमारी सरकार आई है, हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद से 1780 करोड़ रुपए का जो हमें स्पेशल ग्रांट मिलती थी या स्पेशल लोन मिलता था, उस पर कट लगा दिया है। वो 1780 करोड़ रुपया अब। और चलिए इस खबर पर और बात करेंगे। शिमला से हमारे सहयोगी रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, कल भी हम बात कर रहे थे कि कर्ज का जो मामला है, इस पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रही कि अभी सरकार बने 11 और 10 महीने ही हुए हैं, 11 महीने ही हुए, और ऐसे में 12,000 करोड़ का कर्ज सरकार ने लिया है। तो सरकार की तरफ से भी अब इस पर एक तरह से पलटवार आया और सरकार भी कह रही कि पिछली सरकार ने कितना कर्ज लिया था। खैर, इस बयानबाजी को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि कर्ज तो तमाम सरकारें लेती हैं और जाहिर सी बात है कि आपदा के दौर से राज्य गुजर रहा था और ऐसे में सरकार को कर्ज लेना पड़ा। लेकिन आपको याद होगा कि चुनाव के बाद जब कांग्रेस सरकार आई थी, तो कांग्रेस सरकार ने यह भी बयान दिया था कि हमें सरकारी खजाना जो है पूरी तरह से खाली मिला है। और अब हम देख रहे हैं कि इस कर्ज के मामले में सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने है। रणबीर जी हाँ, बिल्कुल। और इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष की तरफ से लगातार हमले सत्ता पक्ष पर किए जा रहे थे। खासकर नेता प्रतिपक्ष की अगर हम बात करें तो मुखर होकर जो है यहाँ पर अपनी बात कहते हुए नजर आए। और जो जहां तक कर्ज का मसला है, उसको लेकर एक आरटीआई का हवाला भी यहां पर भाजपा की तरफ से दिया गया था कि भाई 12,000 करोड़ का कर्ज यहां पर लिया है। जिस तरह से सियासी हमले हो रहे थे, तो मुख्यमंत्री की तरफ से आज वो पलटवार किया गया है। न केवल सियासी तौर पर, बल्कि जो आंकड़े उन्होंने गिनवाए हैं और जो श्वेत पत्र का जिक्र उन्होंने किया कि पूर्व सरकार ने किस तरह का कर्ज यहां पर लिया था। और सीधे तौर पर न केवल उन्होंने जब कर्मचारी संगठन का जो कार्यक्रम था आज, अपने संबोधन में ये बातें कही, बल्कि यही बातें उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने दोहराया है और साफ किया कि उन्होंने ये कहा कि भाजपा जो है केवल भ्रामक प्रचार कर रही है। क्योंकि हकीकत यह है कि जिस तरह की एफआरबीएम एक्ट में जो संशोधन लाया गया था, उसके बाद केंद्र की तरफ से इसमें हस्तक्षेप किया गया था, तो उसको अगर सीधे तौर पर देखें तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हिमाचल की एक वित्त वर्ष में कर्ज लेने की सीमा ही 6600 करोड़ है और उस सीमा के भीतर ही राज्य सरकार ने कर्ज लिया है और अब तक 4100 करोड़ का कर्ज राज्य सरकार ने लिया है। क्योंकि जो वित्त विभाग है वो भी मुख्यमंत्री पर है और उन्होंने ये भी कहा
कि जो अभी हिमाचल की वर्तमान स्थिति है उसके लिए पूर्व की जो भाजपा सरकार है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत ओपीएस से हुई। ओपीएस जैसे ही लागू किया गया तो एक ग्रांट जो है केंद्र सरकार से मिलती थी, वो जो है 1780 करोड़ की उसको कम कर दिया गया। फिर कर्ज लेने की सीमा को घटाया गया। तो ये बातें मुख्यमंत्री ने कही है। और उसके बाद शाम होते होते एक प्रेस विज्ञप्ति राज्य सरकार की तरफ से एक और आई है, जिसमें राज्य सरकार ने दावा किया है कि जो इस वित्तीय वर्ष में भले ही आपदा आई है, लेकिन राज्य सरकार का जो राजस्व जो लाभ है, जो कमाई, जो राज्य की कमाई होनी है, आय होनी है, उसमें करीब करीब जो है पिछले सरकार के पिछले साल की तुलना में इस साल 1100 करोड़ की से ज्यादा की बढ़ोतरी संभव है। ये राज्य सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की तरफ से जो आज बातें कही गई, वो एक बतौर मुख्यमंत्री, बतौर वित्त मंत्री और बतौर सियासतदान उन्होंने जिस तरह से सियासी हमले यहां पर किए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से, वो तमाम जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो इसको इसी तरह से फिलहाल देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार भाजपा हमलावर थी सुक्खू सरकार पर। और गारंटियों को लेकर जिस तरह की बातें यहां पर भाजपा की तरफ से कही जा रही है, खूब सारा प्रचार यहां पर किया जा रहा है और सरकार को भी घेरे में लिया जा रहा है। तो इस पर भी मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब दिया गया। और ये मुख्यमंत्री केवल यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा, आज फिर से उन्होंने कहा, कल विक्रम जो मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिया गया था कि खनन घोटाला हुआ है, उस पर पलटवार जो पूर्व में उद्योग मंत्री रहे हैं विक्रम ठाकुर, उनकी तरफ से आया था। तो आज फिर मुख्यमंत्री ने उन पर पलटवार किया और कहा है कि ये तो सिर्फ एक जगह हमें पता चला है, लेकिन अलग अलग जगहों में जहां पर न केवल खनन बल्कि अन्य विभागों में जो घोटाले हुए हैं, उन सबको जो है सरकार खोज रही है और जल्दी इस मामले में जांच भी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, जाहिर सी बात है ये सियासत है, हर रोज एक नया मुद्दा सामने आता है विपक्ष के सामने या फिर सरकार के सामने। लेकिन हिमाचल में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले दिन से ही कर्ज के मामले में सियासत हो रही है और यह सियासत अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से काफी पहले रणबीर आपने कहा था कि ये जो सियासी बयानबाजी है, मुद्दे चाहे बदलते रहें, लेकिन जो बयानबाजी है ये लोकसभा चुनाव तक खींचेगी, क्योंकि हिमाचल में अब कोई बड़े चुनाव नहीं होने वाले हैं। हिमाचल में आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में विपक्ष भी चाहेगा कि इन मुद्दों को गर्म रखा जाए और विपक्ष का जवाब देने के लिए सरकार भी इन मुद्दों को एक तरह से गर्म रखना चाहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।